आचार्य जी, हम औरतों के इश्यूज़ के ऊपर आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो पहला सवाल ये है कि औरत एक मुद्दा है ही क्यों, या फिर ऐसे पूछा जाए कि क्या औरत होना ही अपने आप में एक मुद्दा है? तो सवाल को थोड़ा सा ऐसे देखिए कि औरत मुद्दा किसके लिए है। औरत मुद्दा है कि नहीं या क्यों है, ये बात बाद में आती है। पहले ये कि किसके लिए है औरत मुद्दा। तो औरत मुद्दा पुरुष के लिए है, क्योंकि पुरुष का स्त्री से जो संबंध है ना, वो उसकी सबसे अनियंत्रित वृत्ति से है। पुरुष और स्त्री के रिश्ते के बीच में जो पुरुष की सबसे अनियंत्रित और अनसुलझी और पाशविक वृत्ति है, वो बैठी हुई है। उसका नाम है काम वासना। वो वृत्ति पुरुष के अंदर की है, लेकिन उसी के माध्यम से पुरुष स्त्री से रिश्ता बनाता है। वो वृत्ति ना हो तो पुरुष का स्त्री से रिश्ता बहुत कम बनेगा। अब अंदर की वृत्ति है और पुरुष अपने अंदर के मामले को जानता तो है नहीं। भीतर को जानने को आत्मज्ञान कहते हैं। तो हम खुद को जानते तो है नहीं, तो हमें नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें स्त्रियों से संबंध बनाने को मजबूर करती है। तो पुरुषों को ये बात बड़ी दहशत की लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चीज़ है जो आप को एक दिशा में धकेल रही है। आप एक पुरुष हो और आपके सामने एक महिला आ गई और आप पाते हो कि आप उसकी ओर खिंच जाते हो, जैसे किसी ने आपको पीठ से धक्का दे दिया होगा, जाओ उसकी ओर। और क्यों खिंच जाते हो, किसने आपको धक्का दे दिया, ये आप जानते नहीं हो। ये बात भीतर से बहुत डरा देती है और लगता है कि इस बात की जिम्मेदार सामने वो जो स्त्री है ना, वही है। उसने तो मुझे खींच लिया है और मैं जानता भी नहीं उसने मुझे कैसे खींच लिया। जो आपकी मर्जी के विरुद्ध आपको खींच ले, वो आपका मालिक हो गया ना। तो पुरुष को दिखाई देता है कहीं ना कहीं स्त्री मालिक हुई जा रही है और पुरुष गुलाम हुआ जा रहा है। और जब आपको दिखाई देता है कोई आपका मालिक हो रहा है, तो आप डर करके उस पर आक्रमण करते हो, आप उसका मालिक होने की कोशिश करते हो। और जिसका आपको मालिक बनना है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा ना कि अब इस पर कैसे हमला करना है, कैसे कब्जा करना है, कैसे नियंत्रण करना है। तो इसलिए स्त्री मुद्दा बनती है। स्त्री को मुद्दा पुरुष ने बनाया और इतिहास की धारा ऐसी रही है कि व्यवस्थाएं कैसी बननी है, नैरेटिव्स कैसे सेट होने हैं, ये सारी ताकत पुरुष के हाथ में रही है। तो एक बार स्त्री मुद्दा बन गई तो व्यवस्थागत रूप से उसको एक अलग स्थान दे दिया गया और उसको एक कौतूहल की चीज़ बना दिया गया। कभी उसको आसमानों पर बैठा दिया गया देवी बोलकर, कभी उसको माया बोलकर गिरा दिया गया, कभी कह दिया गया वह गृह स्वामिनी है और कभी कह दिया गया कि पति के चरणों की दासी है। और ये सब जो विरोधाभास रहे हैं वो वास्तव में पुरुष के मन के भीतर के विरोधाभास है, उलझाव है। पुरुष को खुद नहीं पता कि स्त्री क्या चीज़, और पुरुष खुद बोलते हैं हमें नहीं समझ में आता कि औरत के मन में क्या चल रहा है ना। ऐसी कहावतें चलती, कहते हैं त्रिया चरित्र कोई नहीं समझ सकता। वो ऐसा नहीं है कि पुरुष को स्त्री नहीं समझ में आती। स्त्री में ऐसी कौन सी खास रहस्यमयी बात है कि समझ में ना आए। दो सेक्स होते हैं, दो लिंग होते हैं, एक नर एक नारी, तो उसमें ऐसी अबूझ बात या रहस्यमयी तिलस्मी बात तो कुछ है नहीं। और जितनी प्रजातियां सब में होते हैं, तो उसमें ऐसी कोई खुफिया बात तो हो नहीं गई कि नारी समझ में नहीं आती। नारी को समझने की बात नहीं है, स्वयं को समझने की बात है। पुरुष चूंकि स्वयं को नहीं समझ पाया कि नारी की ओर क्यों खिंचता है, इसलिए नारी को लेकर उसने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा करा। उसी उपद्रव का एक विचारधारा के रूप में नाम पड़ गया पुरुष सत्ता या पितृसत्ता या पैट्रियार्की। ठीक है।
अब पैट्रियार्की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुरुषों के ही भीतर रहेगी, भले ही उसका संबंध पुरुषों की सत्ता और पुरुषों के वर्चस्व से हो, लेकिन पैट्रियार्की है तो एक कहानी है, एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है ना, और वो किसी के मन में भी हो सकती है। तो वही पैट्रियार्की चली गई है महिलाओं के मन में भी। ऐसा थोड़ी है कि कोई पुरुषों के ही मन में उस तरह की विचारधारा, पुरुषों से कहीं ज़्यादा पैट्रियार्किकल तो महिलाएं भी होती हैं, उन्होंने ही सारी व्यवस्था चला रखी है ये। तो फिर महिला के लिए भी महिला मुद्दा बन गई। पहले तो ये हुआ कि पुरुष के लिए महिला मुद्दा बनी, और उसके जो कारण हैं वो शारीरिक हैं, लेकिन फिर वैचारिक कारणों से महिला के लिए भी महिला मुद्दा बन गई, क्योंकि महिला ने भी वो जो पैट्रियार्की की सोच थी उसको अपना लिया। तो फिर महिला भी महिला की शोषक बन गई, और महिला को भी समझ में आना बंद हो गया कि दूसरी महिला को भी क्यों देख रहे हो औरत की तरह, सिर्फ इंसान की तरह देख लो, वो भी इंसान है, सिर्फ उसमें क्या देखना कि आदमी औरत है। तो वो इस तरह से खेल चल गया। और मनुष्य अकेला जीव है, हमारी अकेली प्रजाति है जो आज तक भी असहज है। असहज समझते हैं? वो कंफर्टेबल नहीं है, वो ऑकवर्ड महसूस करती है अपने ही एक लिंग के साथ। हाँ, बाकी कोई भी प्रजातियां होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि असहजता है दो जेंडर्स के बीच में। ये होमोसेपियंस अकेली है जिसमें ये पाई जाती है, और वो भी जो असहजता है वो पुरुषों की ओर से ज़्यादा है। मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक दफ्तर में आप पाएंगी कि 10 पुरुष काम करते हैं और 1 या 2 महिलाएं। वो 1 या 2 महिलाएं भी थोड़ा उनको असहज लगता है, अनकंफर्टेबल, पर वो काम कर ले आती हैं। और ऐसा होता ही, आप दफ्तरों में जाएं तो यही अनुपात रहता है। या आप इंजीनियरिंग की क्लासेस में जाएं, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ 60 का बैच होगा, उसमें 2-4 लड़कियाँ होंगी, उनका काम चल जाता है, वो अपना इंजीनियरिंग करके निकल जाती हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि लड़कियों से भरी एक बस है और उसमें 2 लड़कों को बैठना पड़ गया, तो उनके छक्के छूट जाते हैं, वो तरबतर हो जाते हैं पसीने से। कहीं पर अभी खबर छपी थी कि कोई स्टूडेंट बेहोश हो गया, एक स्टूडेंट बेहोश हो गया था। वो एक एग्जामिनेशन सेंटर था, तो वो पहुंच गया वहाँ पे। अब बोर्ड में तो एक्सटर्नल सेंटर्स होते हैं, तो वो पहुंच गया वहाँ। वो पहुँचता है तो वो जो हॉल था उसमें सब लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, अकेला लड़का था, ये बेहोश हो गया। तो पुरुष आज तक सहज नहीं हो पाया है महिला के साथ। कारण आंतरिक है, पुरुष के भीतर जो है महिला के प्रति पुरुष से कभी समझ नहीं पाया, तो इसलिए उसने महिला को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। क्या करना है महिला का पुरुष को आज तक नहीं पता। कभी कहता है इसको मंदिर में बैठा दो, देवी हो गई। कभी कहता है ये डायन है, राक्षसनी है, तो जैसे यूरोप में होता था कि उसको विच बना दो, जला दो। कभी कुछ करना है उसका, कभी कुछ करना है। 100 तरीके की उसने कहानियाँ और किताबें लिख दी हैं कि स्त्रियों को कैसा आचरण करना चाहिए, और पुरुषों को लेकर के इतनी कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं। स्त्रियों को मर्यादा के जितने पाठ बना दिए गए हैं उतने पुरुषों को लेकर बनाए ही नहीं गए हैं। स्त्री ज़रा सा दाएं बाएं हो जाए तो देखिए कैसा हड़कंप मचता है, भूचाल आ जाता है पूरे मोहल्ले में, पूरे समुदाय में। पुरुष कुछ भी अंडक बंडक करता रहता है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन महिला थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कहता है अरे पूरे मोहल्ले की लाज चली गई, ये हो गया वो हो गया, था सब। तो महिला अपने आप में मुद्दा नहीं है, तो फिर पुरुष ने महिला को मुद्दा बनाया है। और क्या, और क्या। एक छोटी बच्ची है जिसको अभी तक समाज ने दूषित नहीं करा है, उसके लिए एक छोटी बच्ची दूसरी कोई बड़ा भारी मुद्दा थोड़ी है। उसके लिए जैसे उसकी क्लास का एक लड़का है वैसे उसकी क्लास की एक लड़की है। लेकिन ये छोटी बच्ची जब बड़ी होगी तो धीरे धीरे इसको परिवार और टीवी और संस्कार ये सब पाठ पढ़ा देंगे, और ये भी फिर जीवन के साथ ही असहज हो जाएगी, इसको समझ भी नहीं आएगा करना क्या है। आप आज भी छोटे शहरों में राह चलती किसी लड़की को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि वो कितना विचित्र अनुभव कर रही है। मैं मेट्रोज़ की बात नहीं कर रहा जहाँ पे लिबरल वैल्यूज़ आ गई हैं, पर आप कस्बे वगैरह में चले जाइए, वो कभी अपना दुपट्टा संभाल रही होगी, कभी देख रही होगी मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो जो होता है ना कि जीवन में प्रवाहित होने लग जाना, एक बेफिक्री, एक बेपरवाही, वो महिलाओं कभी आने ही नहीं पाती। वो हर समय अपने आप को लेकर के
एक विकृत रूप से सजग रहती है। और ये सजगता आध्यात्मिक सजगता नहीं है, ये वो जो गंदी वाली होती है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जहाँ आप हर समय अपने ऊपर निगाह रख रहे हो जैसे कोई और आपको देख रहा हो, जैसे आप अपने ऊपर स्वयं ही एक पुलिसमैन बन के बैठ गए हो, ये वो वाली कॉन्शियसनेस है। इसमें फिर चेतना का विकास नहीं होने पाता, इसमें आप भीतर से कुंठित होकर रह जाते हो। ये हुआ है भारत में बहुत ज़्यादा। तो सर, ये जो आपने जो शुरुआत करी, आपने बताया था कि एक इतिहास का फ्लो ही ऐसा चला कि पुरुष प्रधान समाज हो गया और जिसके कारण ये सब बदलाव आते चले गए। उन कारणों में ना जाकर अगर हम अभी की स्थिति देखें और जब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो समय के साथ साथ असहज होती चली जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जन्म से ही कुछ सिस्टम जो है वो ख़राब चल रहा है, क्योंकि उसका पैदा होना भी अपने आप में एक निर्णय था और शायद जो बहुत सारी ना पैदा हो पाई हैं वो भी एक निर्णय था। तो जिसने उसको पैदा कर दिया उसने कुछ तो संस्कार बिल्कुल बिल्कुल उसी पॉइंट पे उसी समय पे दे दिए जब वो पैदा हुई है। नहीं, ठीक कह रही हैं आप। भारत की आबादी में 5 करोड़ महिलाएं गायब हैं, तो 5 करोड़ तो पैदा होने से पहले ही मार दी गई हैं। तो जो पैदा होती भी हैं उनके ऊपर वो जो शव हैं जो अजन्मे रह गए, उनकी छाया तो रहती ही है कहीं ना कहीं, उनकी चीख, उनकी पुकार। और 5 करोड़ आप जानती हैं कितनी बड़ी संख्या होती है। दुनिया के ज़्यादातर देशों की आबादी नहीं है 5 करोड़। दुनिया के देशों को आप देखेंगे ना तो आधे से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनकी 5 करोड़ की आबादी नहीं है। उतनी लड़कियों को भारत में मार दिया गया है, उतनी हमारी आबादी से गायब है, भ्रूण हत्या की गई है। तो सोचिए माहौल कैसा होगा। वो फिर जो पैदा भी हो गई हैं उनके आसपास माहौल तो उन्हीं हत्यारों का ही है ना। कि जैसे कसाई की दुकान होती है, वहाँ कुछ मुर्गे हैं जो काटे जा चुके हैं, कुछ अभी ज़िंदा हैं। जो ज़िंदा भी हैं वो हैं तो उसी माहौल में ना जहाँ हत्या चल रही है। तो वो जो ज़िंदा भी है मुर्गा, वो कौन सा बड़ा आनंदित है, वो कौन सा बड़ा सहज है, वो कौन सा अपने आप को लेके बड़ा निश्चिंत और सुरक्षित अनुभव कर रहा है। उसको पता है कि बस किस्मत की बात है कि मैं नहीं कटा, पर किसी भी दिन छुरी चल सकती है और किसी भी रूप में चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक हत्या ही करी जाए, किसी और तरह से आक्रमण हो सकता है। तो वही हाल महिलाओं का रहता है। उनको दिख तो रहा ही है कि समाज उनको भोगने के लिए, उनको खा जाने के लिए बहुत आतुर है। देखिए, हम अपवादों की बात नहीं कर रहे। होंगे कुछ ऐसे घर और देश में होंगे कुछ ऐसे हिस्से और कुछ ऐसे बड़े शहर जहाँ पर सोच बदली है और जहाँ पर हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अब वो प्रासंगिक नहीं है। पर 99% आबादी भारत की आज भी इसी मुद्दे से जूझ रही है। तो हमारी बात उन लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए एकदम प्रासंगिक है। इसके बाद भी जब वो बड़ी हो जाती है और इसी असहज भाव में वो पढ़ लिख लेती हैं, घर में जितना भी पालन पोषण होता है वो होता है, शायद वो किसी ना किसी काम के प्रति इच्छा रखती हैं या उस तरह की पढ़ाई करती हैं, नहीं भी करती हैं। एक तरह का जीवन उनका खासकर भारत में पहले से निर्धारित है और कुछ अटपटा होना होता होगा अगर जीवन में, तो उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, नहीं तो वो एक सेट पैटर्न है। वो एक सेट पैटर्न है जिसमें वो कभी भी अपनी शिक्षा के दौरान अपनी जड़ें नहीं जमा सकती, क्योंकि पहली चीज़ उसको ये पता है कि भविष्य बहुत अनिश्चित है। मुझे कौन से घर जाना है मैं यही नहीं जानती। तो एक अपरूटेडनेस
कि भावना उसमें हमेशा रहेगी ही रहेगी। वो तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में है और उसने देखा है कि उसकी दीदियों का और मौसियों का कैसा रहा है कार्यक्रम। उसने देखा है कि दीदी यहाँ रहती थी, एक दिन दीदी गायब हो गई। दीदी कहीं चली गई। तो कहती है इस घर से जब दीदी अचानक गायब हो सकती है तो एक दिन मैं भी तो यहाँ से अचानक गायब होने ही वाली हूँ ना। तो वो जड़ें नहीं जमा पाती। और मन का ये नियम है कि अगर आप जड़ें नहीं जमा सकते तो आप ऊंचे नहीं जा सकते। ऊंचाई आपकी उतनी ही होती है जितनी आपकी जड़ों की गहराई होती है। और स्त्री को हम उसके घर में ही जड़ें नहीं जमाने देते। उसको सदा यही रहता है कि पराई है, ये पराई है। और जहाँ जाकर उसको कहा जाता है कि अब तुम जड़ें जमाओ, वो मिट्टी पराई होती है। और वहाँ उसको भेजा ही गया होता है जिन कारणों से, वो कारण बड़े विचित्र होते हैं कि तुम वहाँ जाओ क्योंकि वहाँ पर एक पुरुष है और तुम्हें उसके साथ संतान पैदा करनी है। तो कारण बड़ा विचित्र है। वो जड़ें अगर जमेंगी भी तो एकदम शारीरिक आधार पर जमेंगी। तो इससे मानसिक कुंठा तो पैदा होगी ही ना, और चित्त में बीमारी आएगी। और फिर पुरुषों को ताने देने का मौका मिल जाता है कि कह देते हैं अरे ये औरतें तो साइको होती हैं आधी। आपने उसको जन्म से ही जैसा माहौल दिया है और जो उसको कहानियाँ सुना रहे हो और जो उसका आप भविष्य निश्चित करके बैठे हुए हो, उसके मन में अगर कुंठाएं आ जाएं, विकार आ जाएं, तो इसमें उसका क्या दोष है? इसमें ये फिर थोड़ी बोल सकते हो कि औरत तो होती ही पगली है। और ये बहुत पुरुषों का मानना है। जब वो देखेंगे कोई औरत गलती कर देती है तो ऐसे बोले अरे तो औरत की बुद्धि, जैसे कि ये कोई बायोलॉजिकल फैक्ट हो कि औरत बुद्धि से पैदल होती है। वो पैदल होती नहीं है, उसको पैदल बना दिया जाता है। और जितना वो बनती भी नहीं है पैदल, उससे ज़्यादा उसको पैदल घोषित कर दिया जाता है। सर, इसमें मज़े की बात यह है कि तुम चले गए दूसरे घर में और तुम्हारा टास्क है संतान पैदा करने का, और तुम्हें बेटी हो जाती है और वो विशेष सर्कल कंटिन्यू होता है क्योंकि तुम उसको बिल्कुल वैसे ही बड़ा कर देते हो जैसे तुम्हारे साथ खुद हुआ है। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि औरत एक मुद्दा है, वो कंटिन्यूड रहता है और वो सामाजिक और जो राजनीतिक तल है उस पे पहुंच जाता है, जहाँ पे तथाकथित धर्मगुरुओं को और जितने भी राजनेता हैं, विमेन एंड मेन, सबको कुछ ना कुछ बोलने का एक मौका मिलता है। अभी हम शादी की बात कर रहे थे, ब्याह की बात कर रहे थे, तो एक अभी हाल ही में एक तथाकथित धर्मगुरु ने एक कुछ बात कही है जो अब बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा भी हो गई है, जिसमें मैं विद इन कोट्स कह देती हूँ एग्जैक्टली क्या बोला है उन्होंने। हाँ जी, आप विद इन कोट्स बताइए। स्त्री की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र ना हो तो प्लॉट खाली है। तो देखिए, जिन्होंने भी बोला, जो भी बोला, उसके पीछे मान्यता क्या है हम वो समझें तो हमें समझ में आएगा कि स्त्री पुरुष का संबंध किस आधार पर बन रहा है। मान्यता ये है कि स्त्री भूमि है जिस पर पुरुष को आकर के या तो इमारत खड़ी करनी है या हल चलाना है। और ये बात आज की नहीं है, ये बात पुरानी किताबों में भी लिखी हुई है। और खेद की बात यह है कि उन किताबों के इन अंशों को भारत कभी बेधड़क होकर अस्वीकार नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए कह दिया गया है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, कभी उसे पिता पर आश्रित रहना चाहिए जब वो छोटी हो, फिर जवान हो तो पति पर रहना चाहिए, बूढ़ी हो जाए तो उसे पुत्र पर रहना चाहिए, उस स्त्री को स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। अब ये सब बातें हैं। अब वो बातें उसमें उन ग्रंथों में बाद में जोड़ दी गई या मूल रूप से मौजूद थी, ये सब बहस का विषय हो सकता है। पर इतना तो कर ही जाना चाहिए था कि ये बात अगर लिखी हुई है तो उसको अस्वीकार कर दो, कह दो कि इस ग्रंथ का ये श्लोक हम नहीं मानते भाई साहब, इसको हटाया जाए। लेकिन उनको अस्वीकार नहीं करा गया। और इसी तरह से ये बात भी लिखी हुई है साफ साफ कि स्त्री भूमि है, पुरुष उसको जोतता है और फिर पुरुष उसमें बीज डालता है और फिर उससे फसल पैदा होती है। ऐसे ही कहीं पर कह दिया गया कि
स्त्री गाय है और इसीलिए वो सम्मान की पात्र है, और वो बछड़े जनती है और वो दूध देती है। तो उसी विचारधारा को आज भी स्वीकार किया जा रहा है। ये जो बात आपने अभी उद्धृत करके बोली है कोई नई ताज़ी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है जिसको आज फिर से बोल दिया गया है। इन बातों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था बहुत पहले। नहीं अस्वीकार करोगे तो बात सिर्फ अन्याय या असमानता की नहीं है, बात पूरे समाज की विक्षिप्तता की है। देखो, स्त्री और पुरुष माने पूरी मानव आबादी, और तो ठीक है, आप और उसमें जोड़ दीजिए कि और भी स्त्री पुरुष के, वो सब तो नगण्य होता है। तो स्त्री और पुरुष माने हम सब। अब हमारा रिश्ता अगर इस आधार पर बनना है कि एक को तो कह दिया ज़मीन है और दूसरे को कह दिया उसका काम है उस ज़मीन पर कब्जा करना और उस पर कुछ खड़ा करना, एक ज़मीन है और दूसरा ज़मीन का मालिक है, और जो ज़मीन है वो निष्क्रिय पड़ी रहती है, मालिक को आकर उस पर सक्रिय कुछ कामकाज करना पड़ता है, चाहे खेती करे चाहे उस पर घर बनाए, कुछ करे। तो ये रिश्ता बड़ा ख़राब है, और इसमें ये दोनों पागल हो जाएंगे। स्त्री के साथ जो अन्याय शोषण होगा वो तो होगा ही, पुरुष भी एकदम विक्षिप्त रहेगा अगर उसने महिला के साथ ये वाला रिश्ता रख लिया कि ये मेरी ज़मीन है, मुझे इस पर कब्जा करके और इसकी जुताई करनी है। पुरुष भी पागल रहेगा, और ऐसी ज़मीन से फिर जो औलादें पैदा होंगी वो भी पागल रहेंगी। तो हमें अपनी ही भलाई की खातिर, बात सैद्धांतिक नहीं है, बात व्यवहारिक है। बात ये नहीं कि ये सिद्धांत मानना है वो मानना है, बात ये है कि भाई पागल तो नहीं होना है ना। अगर पागल नहीं होना है तो इस तरह के फिजूल विचार दिमाग से निकाल दो, नहीं तो पूरा समाज विक्षिप्त, और समाज तो विक्षिप्त है ही। आज आप जितने तरीके की बीमारियां देख रहे हैं समाज में, कहीं ना कहीं उनका संबंध स्त्री पुरुष संबंधों में आई विकृति से है, और ये विकृति बहुत पुरानी है। देखिए, ये बहुत मूल संबंध होता है पुरुष और प्रकृति का, स्त्री और पुरुष का। ये इतना मूल होता है कि इसको शिव और शक्ति के संबंध के रूप में इंगित किया गया है। एकदम मूल बात है, इसी से सब शुरुआत है, यही है। और ये मूल बात में ही अगर खोट आ गई, गलती हो गई, तो बताइए आगे जो कुछ होगा वो ठीक कैसे होगा। तो होता बस ये है ना, चूँकि आत्मज्ञान हमें नहीं होता, हम खुद को नहीं जानते, तो हमें लगता है कि जब हम सामने वाले का शोषण कर रहे हैं तो उसमें सामने वाले को कोई नुकसान हो रहा है। हमें ये नहीं समझ में आता कि जब हम सामने वाले का शोषण कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं या उसके मालिक बन रहे हैं, तो हम अपना भी कितना नुकसान कर रहे हैं। उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, अपना भी कितना कर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों डूबे, ये हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं हमारा फ़ायदा हुआ, उसका नुकसान हुआ, हमारा तो फ़ायदा हुआ ना, तो शोषण करते चलो, किसी का फ़ायदा नहीं है। और भी बातें इसी तरीके की रहती हैं कि, और ये आजकल पता नहीं संयोग है कि साजिश है, इस तरह की बातें खूब फैल रही हैं मीडिया में कि कोई गुरुजी बताएंगे कि अगर स्त्री पुरुष के पाँव नहीं दबाती है, पति के पाँव नहीं दबाती है, तो घर में लक्ष्मी नहीं आती है। कोई गुरुजी या कोई देवी जी बताएंगे कि अगर घर में पत्नी पति को नाम से पुकारती है, नाम ले करके, जो भी उनका नाम है, नाम से बुला दिया, तो उससे कोई बीमार हो जाएगा या किसी की मृत्यु हो जाएगी, पति की उम्र घट जाती है। अब क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें नहीं मालूम ये सब बिल्कुल झूठ है, तुम्हें नहीं मालूम ये सब कुछ नहीं है, और तुम ये सब कुछ करके समाज को एकदम बीमार कर रहे हो। ऐसे नहीं चलता भाई। ये क्यों? ये तो छोड़ दो कि इसमें कोई धार्मिक बात है, इसमें धर्म भी नहीं है, इसमें तर्क भी नहीं है, इसमें मन का साधारण सहज स्वास्थ्य भी नहीं है। ये सब विक्षिप्त बातें हैं, पागलपन की बातें हैं। क्यों कर रहे हो ये सारी बातें? सर, हमने ये विक्षिप्तता की जब बात कर रहे हैं और नारी पे हक जमाने की बात कर रहे हैं, तो नारी को एज अ प्रॉप, अगर मैं बोलूँ, बहुत बहुत चीज़ों के लिए, बहुत बहुत कामों के लिए बहुत जगह यूज़ करा जाता है। और अभी हाल ही में जो मणिपुर में हुआ, वो इस चीज़ का सबसे घृणात्मक उदाहरण। देखिए, 2-3 महीने हो गए हैं मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है,
भारत को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ज़्यादातर लोगों के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। हम कह रहे थे छोटा सा राज्य उधर उत्तर पूर्व में, मीडिया भी उसको बहुत कवरेज नहीं दे रहा था और आम आदमी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और वो भी पुरानी हैं, कोई आज की नहीं है, 1-2 महीने पुरानी तस्वीरें हैं और बड़ी व्यथित करने वाली तस्वीरें हैं। उसमें कोई महिला है और उसके साथ बड़ा पाशविक और बड़ा अभद्र व्यवहार करा जा रहा है, यौन शोषण। और अब शोर मच रहा है और आज ही पता चला है कि वो कोई अकेला मामला नहीं था, वैसे और भी कई सारे वहाँ मामले थे और कुछ और भी तस्वीरें हैं जो अब दिखाई दे रही हैं। और अब देश जो है वो हरकत में आ रहा है, सनसनी फैल रही है बिल्कुल। जिस कारण से सनसनी फैल रही है ना, उसी कारण से उन महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करा गया। और दुर्व्यवहार ही नहीं है, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है तो बाद में उनकी हत्या भी करी गई है, मार ही डाला। हमारे लिए औरत में उसकी सेक्सुअलिटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक लड़की का बाप है, उसकी लड़की जवान है और कोई लड़का कोई ऐसी वजह पैदा कर देता है कि उस लड़की के परीक्षा में कुछ अंक कम हो जाते हैं, तो उसके पिता को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। उस लड़के ने दुर्भावनावश उस लड़की के नंबर कम करा दिए एग्ज़ाम में, तो बाप को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही लड़का लड़की को छेड़ दे, उसकी बेटी को छेड़ दे, तो बाप को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इससे क्या पता चलता है, बाप भी बेटी को कैसे देख रहा है। बाप अगर बेटी को एक चेतना के रूप में देख रहा होता है, ऐसी चेतना जो विद्या पाना चाहती है, जो विकास पाना चाहती है, जिसके लिए शिक्षा ज़रूरी है, तो उसको ज़्यादा अंतर इस बात से पड़ता ना कि तुमने मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई में बाधा कैसे कर दी, तुम्हारी वजह से उसके नंबर कम हो गए। वो जाकर उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता, भिड़ जाता। पर संभावना यही है कि कोई बाप ऐसा करेगा नहीं। ये कम बाप होंगे जिनको इस बात से बहुत अंतर पड़ेगा कि किसी लड़के की वजह से मेरी लड़की के 5% नंबर कम हो गए। ठीक है ना। वो बाप भी अपनी बेटी को उसी तरीके से देख रहा है जैसा कि पैट्रियार्की में देखना सिखाया जाता है कि मेरी बेटी के पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में उसकी सेक्सुअलिटी ही नंबर 1 चीज़ है। तो तुम मेरी बेटी के साथ और कोई अगर गलती कर दो तो इसकी माफ़ी है। तुमने मेरी बेटी के नंबर कम करा दिए तो इसकी तो फिर भी तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को छेड़ दिया, और छेड़ने का मतलब होता है एक तरह का सेक्सुअल अटैक, भले ही वो छोटा मोटा अटैक हो, छेड़ने का लेकिन यही मतलब होता है ना। छेड़ने का मतलब अगर तुमने मेरी बेटी की सेक्सुअलिटी में प्रवेश करा तो फिर बाप खड़ा हो जाएगा बंदूक लेकर कि कौन छेड़ रहा मेरी बेटी को। तो वहाँ 3 महीने से दंगे चल रहे हैं, मणिपुर में हत्याएं चल रही हैं, उनमें महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे होंगे, पर हमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जो सेक्सुअल है, ऑप्टिकली सेक्सुअल है, एकदम दिख रहा है, तो हम व्यथित हो गए। हमें पहले ही व्यथित हो जाना चाहिए था, हमने बहुत देर कर दी है, हमने बहुत देर कर दी है। और महिला के साथ एक अत्याचार तो ये है कि यौन शोषण कर दिया उसका, लेकिन महिला सिर्फ अपने जेंडर या अपने सेक्स से तो आइडेंटिफाइड नहीं होती ना, उसके व्यक्तित्व के भी कई आयाम होते हैं। हमें उसके व्यक्तित्व के बाकी आयामों को भी सम्मान देना सीखना होगा। आप समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए पुरानी किताबें वो इस तरह की बात करती हैं कि एक लुहार, एक ब्राह्मण, एक सेठ, एक सिपाही, एक साधु और एक स्त्री कहीं जा रहे थे।
एक कहानी है, वो कोई पौराणिक कहानी भी हो सकती है, और उसकी शुरुआत इस तरह से होती है, एक लोहार, एक सुनार, एक ब्राह्मण, एक सिपाही, एक साधु, एक कुछ और ले लो, एक चोर और एक स्त्री कहीं जा रहे थे। इस शुरुआत से ही आपको क्या पता लगता है कि पुरुष की तो कई तरह की पहचान हो सकती है। पुरुष की कई तरह की पहचान हो सकती है। पुरुष अपने व्यवसाय से पहचाना जा सकता है, पुरुष अपने वर्ण से पहचाना जा सकता है, पुरुष संन्यास्त है कि नहीं, माने अपने आध्यात्मिक रुझान से पहना जा सकता है कि साधु है कि संसारी है। तो पुरुष की तो कई तरह की पहचानें हो सकती हैं, लेकिन स्त्री की बस एक पहचान है, क्या? स्त्री, कि वो स्त्री है, कि वो स्त्री। तो जब पुरुष जब स्त्री की एक ही पहचान रह जाती है कि वो स्त्री है, माने उसकी सिर्फ सेक्सुअल आइडेंटिटी है और बाकी सब आइडेंटिटीज उसकी बहुत पीछे की हैं। जो बाकी आइडेंटिटीज़ हैं हम कहते हैं कि उनको तो निगलेक्ट कर दो, उनकी कोई बहुत महत्ता नहीं है। हम उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है हम उसी को कहते हैं कि यही तो है। मतलब पुरुष कई तरह के होते हैं, स्त्रियां बस एक तरह की होती हैं क्या? कि ये तो स्त्री है, वो तो स्त्री है। तो फिर जब उसके व्यक्तित्व के बाकी पहलुओं पर आक्रमण होता है तो हमारे कान पर जूं नहीं रेंगती, लेकिन जब उस पर सेक्सुअल अटैक होता है तो हम बिल्कुल तनतना कर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जो सेक्सुअल अटैक हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, उससे हमारा दिल कांप जाना चाहिए और उस पर जो उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये कार्रवाई सिर्फ सेक्सुअल अटैक पर ही क्यों कर रहे हो? उन महिलाओं के ऊपर तो कई तरह के और भी अत्याचार चल रहे थे ना। किसी महिला का घर जला दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को पढ़ाई या दवाई से वंचित कर दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को निरंतर डर के माहौल में रहना पड़ रहा है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर इन अत्याचारों को तो हम अत्याचार मानते ही नहीं। किसी महिला को बोल दिया गया है कि तू अगर घर से बाहर निकलेगी तो अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक कर निकलेगी, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को नौकरी करने से वंचित कर दिया गया है, खेलने से वंचित कर दिया गया है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर ये सब अत्याचार होते हैं तो हम इनको हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो हम शोर मचाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सेक्सुअल क्राइम का महत्व नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सेक्सुअल क्राइम पर शोर नहीं मचना चाहिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ सेक्सुअल क्राइम पर ही शोर क्यों मचता है। आप समझ रहे हो? और चूंकि हमने फिर महिला की जो पूरी आइडेंटिटी है उसको उसकी सेक्सुअलिटी से ही बांध दिया है। देखिए उसी का नतीजा ये होता है, कहीं पर भी दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, चाहे जो दो देशों के बीच में, चाहे दो समुदायों के बीच में, उसमें महिलाओं का बलात्कार अक्सर देखने को मिलता है। ये बड़ी विचित्र बात है। पुरुषों के दो वर्ग आपस में भिड़ते हैं सत्ता के लिए, ज़मीन के लिए, संसाधनों के लिए, या किन्हीं धार्मिक कारणों से। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, जैसे विभाजन के समय हुए थे, भारत के विभाजन के समय ज़बरदस्त दंगे हुए थे और उनमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बलात्कार भी हुए थे। तो हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये बलात्कार इसमें कहाँ से आ गया? मुसलमान हिंदू को मारने आ रहा है तो हिंदू महिला का बलात्कार क्यों करेगा, या कि हिंदू जाकर मुस्लिम महिला का क्यों करेगा? ये बात कहाँ से आ गई? हमें पूछना होगा। वो बात वहीं से आ गई कि पुरुष ने महिला की सेक्सुअलिटी को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना के रखा हुआ है। मेरे पास कई तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए आप मेरे दुश्मन हैं तो आप मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तो आप मेरी हर तरह की प्रॉपर्टी छीनोगे और साथ ही साथ जो सेक्सुअल प्रॉपर्टी आप वो भी छीनोगे। और सेक्सुअल प्रॉपर्टी को चूंकि मैंने ही बहुत महत्व दे रखा है तो आपको भी उसको छीनने का बड़ा लालच रहता है। मेरे घर में कुछ महिलाएं हैं और उनकी सेक्सुअलिटी को मैं एक संपत्ति की तरह मानता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं ना कि घर की इज्जत घर की बेटी के कंधों पर रहती है। हाँ, तो जो घर की बेटी की वर्जिनिटी है और घर की महिलाओं की जो सेक्सुअलिटी है उसको हमने बहुत बड़ी संपत्ति बना दिया है, बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है। क्यों? क्योंकि हम कामुक लोग हैं। ये हमारी काम वासना है, ये पुरुष की काम वासना है जिसने स्त्री की सेक्सुअलिटी को इतना सर चढ़ा दिया है, इतनी बड़ी चीज़ बना दिया है। नहीं तो स्त्री की सेक्सुअलिटी में ऐसी बड़ी बात कौन सी हो गई? तो हमने उसको बना दिया बड़ी बात। जब मैंने उसको बड़ी बात बना दिया तो जो मेरा दुश्मन है वो भी ये जानता है कि जो मेरे समुदाय की या मेरे घर की महिलाएं हैं उनकी सेक्सुअलिटी को मैं बहुत बड़ी बात की तरह देखता हूँ, वो भी जानता है। तो वो फिर जब मुझे तकलीफ़ पहुँचाना चाहेगा तो मेरी प्रॉपर्टी छीनेगा
और मेरी प्रॉपर्टी में वो किस चीज़ को सबसे पहले छीनना चाहेगा? मेरी महिलाओं की सेक्सुअलिटी को। तो वो मेरी महिलाओं को मारे चाहे ना मारे, लेकिन उनका बलात्कार ज़रूर करेगा, उनको निर्वस्त्र ज़रूर करेगा, उन्हें नंगा करके घुमाएगा, और वो उसको एक तरीका मिल जाएगा मुझे एकदम लज्जित करने का, तोड़ देने का, क्योंकि मैंने ही इतनी बड़ी चीज़ बना दिया है औरत की सेक्सुअलिटी को। और उसके मूल में क्या है? पुरुष की काम वासना। कि काम वासना ना होती तो तुम दूसरे लिंग की सेक्सुअलिटी को इतना महत्व काहे के लिए दे देते? चलिए, इससे ना मुझे हमारे महाभारत, रामायण, इवन फॉरेन में जैसे हेलेन ऑफ ट्रॉय, सब कुछ ये एक औरत के इज्जत के खोने पे या एक आदमी के रिवेंज के की कहानियाँ हैं, जिसमें द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया, जैसे आपने बोला पुरुष की काम वासना, और उसके बाद वो युद्ध हुआ। रामायण में सीता जब रावण के घर पे थी तब क्या क्या हुआ, इस बात पे एक पूरा मुद्दा है, जिसकी वजह से उन्हें वनवास भी जाना पड़ा इन दी एंड। और हेलेन ऑफ ट्रॉय में भी वो पूरी सिटी जो अपने आप में एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और बहुत ही आधुनिक सिटी मानी जाती थी, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज़, क्योंकि वो अपना पति का घर छोड़ के किसी राजकुमार के साथ इधर। तो एक आदमी का मतलब एक औरत के पीछे, रादर उसकी सेक्सुअलिटी के पीछे जाने में इन दी एंड नुकसान तो औरत का ही हो रहा है, पर इसको बनाया एक बहुत ही आकर्षण की चीज़ जाता है। अगर आप देखेंगे अभी भी, अगर इन कहानियों को मूवी में बनाया जाएगा या किसी एक शो में बनाया जाएगा, तो एक सबसे सुंदर महिला, एक सबसे ब्यूटीफुल चेहरा या सबसे सुंदर महिला ढूंढी जाएगी जो इनका किरदार निभाएगी। तो फिर भी ये बात कि सेक्सुअलिटी एंड ब्यूटी और उसके बाद ओनरशिप, और इसमें नुकसान है उन महिलाओं का। और जैसे आपने बोला कि कभी इस बात पे विरोध, कभी शायद हमें ये भी नहीं पता होगा कि द्रौपदी कितने वेदों को जानती थी या कितने तरह के शास्त्रों में पारंगत थी, या इस तरह के, या सीता वाज वेरी इंटेलिजेंट वुमन, या इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती जो आप मुझे अभी अब बता रहे थे कि ये कैसा समाज होगा जिसमें एक पिता रुष्ट हो रहा है कि मेरी बेटी के मार्क्स कम आए हैं, बजाय इसके कि वो रुष्ट हो रहा है कि किसी ने उसको छेड़ दिया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हुए नहीं हैं, ऐसे लोग बिल्कुल हुए हैं। तो सुंदर संबंध जिसमें पुरुष स्त्री के सिर्फ सेक्सुअल सेंटर से ही नहीं रिलेट कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस से रिलेट कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर के लिए वो भूल भी गया है कि मेरे सामने एक महिला है, उसके हिसाब से उसके सामने एक मनुष्य है या एक चेतना है। ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, उपनिषदों में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं, इतिहास में भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण पूरे विश्व में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बड़े कम हैं, बहुत कम है, और उन उदाहरणों को हम बहुत महत्व भी नहीं देते। तो हम अपने बेटे बेटियों को उन सब उदाहरणों की शिक्षा भी नहीं देते हैं। लेकिन वैसा अगर एक उदाहरण भी मौजूद हो तो उससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि वैसा हो सकता है, वैसा होना संभव है। हमने नहीं किया, ये हमारी मर्जी है, हमने नहीं किया, ये हमारा पागलपन है, लेकिन वैसा करा तो जा सकता है। तो मैं तो सब लड़कियों को, महिलाओं को बार बार बोला करता हूँ कि अपने तन से अपने आप को जितना अलग करके देख सको उतना अच्छा है। शरीर को अपनी पूंजी मानना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी पूंजी है। ये बात तुम्हें पुरुषों ने सिखाई है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे शरीर को पूंजी की तरह देखता तो पुरुष ही है। भाई, तुम्हारा शरीर तुम्हारे काम आ रहा हो नहीं आ रहा हो, पुरुष की कल्पनाओं में उसके बहुत काम का होता है। कोई स्त्री अपने शरीर की कल्पना कर करके उत्तेजित नहीं होती, अपने ही शरीर की कल्पना करके।
बल्कि वो तो जानती है कि शरीर कितने दुख का कारण है, शरीर कितनी तरह की गंदगी और मलमूत्र मवाद का कारण है। और महिला से ज़्यादा कौन जानता है कि शरीर क्या उपद्रव होता है और कितना उसका ख्याल रखना पड़ता है और कितनी तरह की उसमें चीज़ें होती हैं और बंधन होते हैं, परेशानियां होती हैं। ये महिला बहुत अच्छे से जानती है, पुरुष से ज़्यादा अच्छे से महिला जानती है ये बात। लेकिन आप ज़रा पुरुष के खोपड़े में घुस कर देखिए तो वहाँ पे जो महिला का शरीर है वो जैसे रत्नों की खान है। वो एकदम पगलाया रहता है, कहता है वाह वाह वाह, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अब पुरुष पगला रहे, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि पुरुष को स्त्री का कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं, पुरुष को अपने ही कुछ नहीं पता, उसे स्त्री का क्या पता होगा। लेकिन स्त्री भी अपने शरीर को पूंजी मान ले, ये बात नहीं मुझे समझ में आती। पुरुष स्त्री के शरीर को ऐसे देखे जैसे हीरे मोती हैं, ये तो फिर भी संभव है। लेकिन स्त्री अपने आप को ही धोखा कैसे दे लेती है कि मेरा जो शरीर है वही हीरे मोती हैं। स्त्री को तो पता होना चाहिए कुछ नहीं रखा है इस शरीर में, वो तो जानती है अच्छे से। तो मैं सलाह दिया करता हूँ कि भाई अपनी पूंजी अपनी चेतना को मानो, अपनी पूंजी अपने ज्ञान को और अपने अनुभव को, अपने साहस को, अपनी बुद्धि को, अपने पैसे को, अपने विवेक को, अपने कौशल को, इन चीज़ों को अपनी पूंजी मानो। ये तुम्हारी संपदा है। ये शरीर तो बहुत छोटी चीज़ है, शरीर में ऐसा क्या रखा हुआ है। और आपके शरीर को पुरुष महत्व भी तभी तक देता है जब तक आप जवान हो, और जवानी के 10-20 साल बीतने के बाद वही पुरुष आपके शरीर को ठुकरा करके इधर उधर जा करके देखना शुरू कर देता है। यही तो होता है। तो आप क्यों शरीर को सजाने संवारने में लगी रहती हो? आप क्यों अपना इतना समय अपने शरीर पर लगाती हो? और आप क्यों इतनी बॉडी आइडेंटिफाइड हो कि आपने शरीर को ही पहचान बना लिया है अपनी? तो यही मेरी सब महिलाओं को सलाह रहती है कि अपनी चेतना का विकास करो, अपने ज्ञान का विकास करो, अपने सब ऊंचे गुणों का विकास करो। शरीर 2 पल की चीज़ है और बहुत धोखा देने वाली चीज़ है। साहब लोग संत बोल गए ना कि क्या है भरोसा देह का बिनस जात क्षण माही। एक क्षण नहीं लगता है, शरीर ऊपर से नीचे तक हो जाता है। तो क्या इसके पीछे इतना? इस पे एक चीज़ मैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखा है कि स्त्री का, औरत का एक जन्म से ही सेग्रीगेशन कर दिया जाता है कि मतलब अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में जैसे कहूँगी कि उसी में डाल दिया जाता है। और एक बार उसका सेक्स डिटरमिन हो गया कि वो स्त्री है जन्म से ही, फिर उसकी हर चीज़ अलग कर दी जाती है। कितनी शिक्षा मिलेगी, कैसा उसका पोषण होगा, शादी, ये सारी चीज़ें। स्कूल भी अलग कर देते हैं। हाँ जी। स्कूल अलग कर देंगे, कमरा अलग कर देंगे और उसको एक अजीब तिलिस्मी रहस्यमयी चीज़ बना देंगे, बिल्कुल खुफिया। और जितना आप उसको खुफिया चीज़ बनाते हो, पुरुष के और यहाँ पर ऐसे प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि ये क्या चीज़ है छुपी छुपाई, इसे क्यों छुपाया जा रहा है। उसका शरीर छुपा दोगे, कहोगे ये पूरा ऊपर से ढकी रहे नीचे तक। वो साधारण कपड़े नहीं पहन सकती है, गर्मी में भी वो शरीर अपना थोड़ा खोल कर नहीं चल सकती है। तो अब गोवा जाइए, वहाँ पर बीच पर आप पाएंगे कि महिलाएं ऐसी ढकी हुई घूम रही हैं कि उनकी आंखें तक नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या कर रहे हो वहाँ पे? वो भी ये जून जुलाई का जो उमस का महीना होता है, उसमें आप इतना ढके हुए घूम रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? कुल मिला करके आप ये कर रहे हो कि आप पुरुष की काम वासना को बढ़ावा दे रहे हो। कहीं विचित्र बात है? ऐसा कैसे? जी हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि जो चीज़ छुपी होती है ना, उसको लेकर के मन में ज़्यादा कौतूहल आता है। नहीं तो खाल है और मांस है और चर्बी है, इसको लेकर के कोई कितना और कब तक उत्तेजित हो सकता है। लेकिन आप बस एक साधारण सी चीज़ भी छुपा दो, आप नाखून छुपा दो, नाखून भी फिर काम वासना का कारण बन जाएंगे। और ये देखा गया है, ये व्यवहारिक बात है, ये प्रयोग से देखा गया है। आप विदेशों में जाइए तो वहाँ पर बीच होगी, तो वहाँ पे स्त्री पुरुष उन्हीं कपड़ों में बीच पे मौजूद होते हैं जो बीच पर व्यवहारिक हैं, जो बीच के लायक हैं, वो अपना घूम रहे होंगे। और उसमें किसी को कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं हो रहा होता। वो अपना नहा भी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या धूप ले रहे होते हैं, या पढ़े हुए हैं, अपना किताब पढ़ रहे हैं। वहाँ कोई सेक्सुअल एंगल इस चीज़ में
आता ही नहीं है, लेकिन भारत में आ जाता है क्योंकि भारत में छिपा छिपी का बड़ा खेल चला है। तो हमने स्त्री की सहजता छीन ली है और हमने स्त्री पुरुष संबंध को कृत्रिम रूप से एकदम मसालेदार बना दिया है। स्त्री पुरुष में सहज संबंध और सहज मैत्री की संभावना हमने खत्म कर डाली है। एक आदमी एक औरत आमने सामने बैठ करके दो इंसानों की तरह बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग इतने ख़राब कर दिए गए हैं कि थोड़ी देर को आमने सामने बैठते हैं और उनके दिमाग में सेक्स उबलना शुरू हो जाता है। तो अब वही कि इसका स्कूल अलग कर दो। अब 12वीं क्लास माने 17-18 की उम्र तक वो लड़का है, वो पढ़ रहा है सिर्फ बॉयज़ स्कूल में, और उसने कभी देखी ही नहीं है कि लड़की जैसी चीज़ भी कोई जंतु होता है। और फिर जब उसको अचानक से वो दिखाई देती है तो उसका खोपड़ा घूम जाता है। और यही चीज़ लड़की के साथ कर देते हैं कि 17-18 साल की हो गई है और आज तक उसका एक भी लड़का कोई दोस्त ही नहीं है। तो फिर जब कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है तो वो एकदम आउट हो जाती है और निर्णय नहीं कर पाती कि ये लड़का मेरे लिए सही है नहीं है, किस स्तर का लड़का है। हमने ज़बरदस्ती उन जगहों को महत्वपूर्ण बना दिया है जहाँ कोई महत्व की चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। तो सर इसमें हम बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न संस्कृति है वो इस मामले में थोड़ी श्रेष्ठ रही है भारतीय संस्कृति से। देखा जाए तो ये विवाद की बात है ये कि वेस्टर्न संस्कृति श्रेष्ठ रही है कि नहीं रही है, अलग रही है, ये तो हम जानते ही हैं। विमेन के लिए मानना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए ज़्यादा अवसर तो पश्चिम में ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात और मैं जोड़ूंगा कि अगर आप बलात्कार वगैरह के मामलों को लोगे तो भारत में ये सब होता है। अभी हमने मणिपुर की घटनाओं की भी बात करी, दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी घटनाएं वो सब। लेकिन महिलाओं के प्रति ज़्यादा अपराध भारत में नहीं होते, पश्चिम में ही होते हैं। आंकड़े इस बात के गवाह हैं। हाँ, ये इसमें ज़रूर संभावना है कि चूँकि वहाँ खुलापन है तो ये हो सकता है कि वहाँ जब अपराध होते हैं तो महिला सीधे जा कर के उसको लिखवा देती है, तो अपराध जो है रजिस्टर हो जाते हैं। यहाँ उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ये हो सकता है। लेकिन ये कहना कि पश्चिम तो महिलाओं के लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, मैं ये बात भी नहीं मानूंगा, क्योंकि स्त्री की देह का ऑब्जेक्टिफिकेशन करने में पश्चिम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कोई इस मामले में हमें टालम टोल नहीं करनी चाहिए। आम महिला पश्चिम में ज़्यादा सशक्त है, उसके लिए ज़्यादा अवसर है, उसके ऊपर कम रोक टोक है और शिक्षा के उसके अवसर ज़्यादा हैं। समाज में वो अपने हिसाब से जी सकती है और असमानता नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए नियम अलग हैं क्योंकि तुम औरत हो। तो ये बातें तो हैं, लेकिन मैं फिर आग्रह करूँगा कि इस पर तुरंत ही कोई आखिरी निर्णय ना बना लिया जाए, क्योंकि अगर आप भारत को देखेंगे और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को देखेंगे तो यही हुआ है कि महिलाएं जल्दी से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गई हैं। पश्चिम से कहीं पहले भारत में हो गया था ये सब। भारत में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। तो और भारत में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों रह चुकी हैं महिलाएं। तो मतलब बात जो है वो दोनों पक्ष की है। तो जिस कारण से मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी वो ये था कि अगर बिल्कुल आंकड़ों के लेवल पे बात करें, मैक्रो के लेवल पे मोटा तौर पे बात करें, तो एक जो बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड देखने में आया था भारत में
जब आंकड़े उठाए गए थे कि 90s से लेकर 2015-17 तक भी औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो गिर रहा था। और ये बहुत ही अजीब बात देखी गई, और ये अजीब थी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे ये देखा गया है कि जैसे जैसे देश बेहतर होता जाता है, डेवलप होता जाता है, वहाँ पे औरतें ज़्यादा सशक्त होंगी, और सशक्तिकरण का एक आउटकम ये रहेगा कि औरतें ज़्यादा काम करेंगी। और इंडिया में ऐसा हुआ है कि जैसे इनकम लेवल बढ़ा है, मतलब आमदनी बढ़ी है घरों में, और पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा रही है, रेट ज़्यादा रहा है एजुकेशन लिटरेसी का, तब से औरतों का काम करने का स्तर घटता जा रहा है। अब कुछ बहुत ही हाल में पिछले 2-3 साल में कुछ बदलाव, पर वो कंक्लूसिव रिजल्ट उसको नहीं कहा जा सकता। कोविड भी रहा, बहुत सारे और भी कारण रहे, पर मोटे तौर पे ये जो अजीब सी घटना घटी, ये एक अपने आप में अपवाद के तौर पे आई है। पहले तो आप लोगों को पता हो कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता गया है, नहीं तो आगे की जो बातचीत है वो समझेंगे नहीं, कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं महिलाओं की कुल आबादी के अनुपात में। मोटे तौर पे समझ लो कि अगर 100 महिलाएं हैं देश में, तो उनमें से कितनी हैं जो वर्कफोर्स में हैं, जो काम कर रही हैं, बजाय इसके कि घर में बैठी हुई हैं। तो एक बहुत अजीब चीज़ देखने को मिलती थी कि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, या जिस LFPR या LPR बोल लो, ये 1990 के दशक में जितना था उससे कम हो गया था 2020 आते आते। माने अगर आप 2020 में होते तो आप कहते कि 30 साल पहले ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करा करती थीं और अब कम कर रही हैं। वो थोड़ा सा अब 2020 और 2023 के बीच में बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी 1990 के दशक की अपेक्षा LFPR कम है। तो ये बात बहुत चौंकाने वाली, आप भी चौंक जाओगे इस बात से कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आज से 30 साल पहले ज़्यादा महिलाएं बाहर काम करती थीं और अब कम काम कर रही हैं। तो उसका कारण ये रहा है कि भारत में महिला बाहर काम करने इसलिए नहीं निकली क्योंकि संस्कृति ने उसको आज़ादी दे दी थी, या कि उसका मानसिक या शैक्षणिक सशक्तिकरण हो गया था। तो उसने कहा था कि अब मैं अपने लिए नई राह बनाऊंगी और अपने लिए उचित काम ढूंढूंगी और जीवन में मैं अपनी तकदीर का निर्माण स्वयं करूंगी, मैं बाहर जाके कुछ काम कर रही हूँ। ये सब नहीं हुआ था भारत में। भारत में ये हुआ था कि 1990 के दशक तक भी गरीबी बहुत थी। जब गरीबी बहुत थी तो पेट की खातिर, 2 रोटी की खातिर महिला को भी बाहर निकले काम करना पड़ता था, क्योंकि पति की जो आमदनी थी वो पूरी ही नहीं पड़ती थी। तो महिला भी मजबूरी में बाहर जाती थी काम करने। तो उस मजबूरी के कारण महिलाओं का लेबर फोर्स में रेट ज़्यादा रहता था, सहभागिता उनकी रहती थी। अब 1990 के बाद से क्या हुआ है कि भारत में आया है पैसा, और भारत में जब किसी घर में पैसा आता है तो उसमें पहला काम ये होता है कि अब जो स्त्री है वो बाहर काम नहीं करेगी। पुरुष कहता है अब मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें अब बाहर काम नहीं करना है, तुम घर में बैठ करके अब रसोई देखो और बिस्तर देखो और बच्चे देखो। मेरी बात। तो इसलिए भारत में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम होता गया, लगातार कम होता गया, क्योंकि महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के कारण बाहर काम नहीं कर रही थी, अपनी विवशता के कारण बाहर काम कर रही थी। वो विवशता कम हुई तो महिलाओं ने बाहर काम करना ही बंद कर दिया। और ये कितनी अजीब बात है कि घर में जैसे ही थोड़ा पैसा हो जाता है वैसे ही हम कह देते हैं कि अब आपको बाहर काम करने की ज़रूरत है। बल्कि महिला स्वयं ही कह देती है कि अब क्या, अब तो मैं घर में बैठूंगी, अब मैं काम क्यों करूं बाहर, अब तो पैसा आ गया है ना, मैं बाहर काम क्यों करूंगी। पश्चिम में ऐसा नहीं है। पश्चिम में जो महिला बाहर काम करती है वो आर्थिक मजबूरी की वजह से नहीं काम करती। कुछ में हो सकती है आर्थिक मजबूरी भी, पर पश्चिम में महिला बाहर इसलिए काम करती है क्योंकि काम करना अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होता है। काम करना अपने अस्तित्व मात्र की अभिव्यक्ति होता है। मैं कौन हूँ, जो मैं काम करती हूँ वही तो हूँ मैं। तो मैं जीवन में अपने लिए ऊंचे से ऊंचा काम तलाशूंगी ना, क्योंकि मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैं क्या निर्मित कर रही हूँ संसार में, वही मेरी पहचान है। तो पश्चिम में महिला इसलिए
बाहर निकल कर काम करती है, मोटे तौर पर। अपवाद कुछ हो सकते हैं, मैं एक मोटी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए वो चीज़ है कि पश्चिम में जैसे जैसे लेबर सोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है फिर एजुकेशन से भी, कि आप एजुकेशन बढ़ा दीजिए तो काम करने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में वो जो कोरिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पढ़ी लिखी महिला हो, मास्टर्स कर रखा हो, पीएचडी कर रखा हो, लेकिन शादी करके घर में बैठ गई हो। तो इससे यही पता चलता है कि अभी जो है हम महिला को चेतना की तरह या वर्कर की तरह, वर्कर माने मजदूर नहीं, वर्कर माने क्रिएटर, वर्कर माने कर्ता, मूवर, हम महिला को एक क्रिएटर की तरह नहीं देख रहे हैं। हम उसको प्रजनन की एक शक्ति के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन हम उसको निर्माण की, सृजन की एक शक्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि वो अगर कुछ क्रिएटिव कर सकती है तो यही है कि बच्चे पैदा कर दे और बच्चों को अच्छे से बड़ा कर दे, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में प्रकट हो सकती है, बड़ी कंपनीज के रूप में प्रकट हो सकती है, बड़ी कला के रूप में प्रकट हो सकती है, खेल में प्रकट हो सकती है, विज्ञान में प्रकट हो सकती है, राजनीति में प्रकट हो सकती है। मनुष्य की गतिविधि के सब क्षेत्रों में स्त्री की सृजनात्मकता प्रकट हो सकती है। भारत अभी ये नहीं मान रहा है। तो भारत कहता है कि यस इंडीड द वुमन इज़ अ क्रिएटिव फोर्स, बट दैट क्रिएशन इज लिमिटेड टू फिजिकल प्रोक्रिएशन। तो इसमें कहीं हम ऐसा भी तो देखते हैं कि इस लिमिटेशन की कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी, जो कंट्रीब्यूशन है, वो महिला की खुद भी है, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को उस नज़रिए से नहीं देखती। आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई है। एक बार घर में बैठ करके सुरक्षित माहौल की आदत पड़ जाए, फिर बाहर निकलने में जी बहुत कांपता है। एक बार आप, वैसे भी जो समाज है वो महिलाओं के लिए कोई बहुत अनुकूल तो है नहीं। जो सड़क है, मोहल्ला है, बाज़ार है, दफ्तर है, पूरी जो व्यवस्था है वो है तो पुरुषों द्वारा नियंत्रित ही। तो महिला जब बाहर निकलती है तो उसे प्रतिकूल स्थितियों का सामना तो करना पड़ता ही है। तो उसके लिए बहुत ये एक लुभावनी बात हो जाती है घर पे ही बैठो, क्योंकि घर पे बैठने की आदत भी पड़ी है, घर पे सुरक्षा भी है, घर में छाया है, घर में एसी चल रहा है, घर में टीवी है, घर में अपनी रसोई है, और घर में सब कुछ पुराना और जाना पहचाना है। बाहर निकल करके अनिश्चित प्रतिकूलताओं का सामना कौन करे? तो महिला भी फिर यही कहती है नहीं मुझे बाहर जानी है, 100 तरह के बहाने बना देगी। डेटा था कि जितनी महिलाएं गर्भाधान के कारण काम करना छोड़ती हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा फिर वर्कफोर्स में वापस नहीं आती, कभी नहीं आती। और अगर इस तरह का कोई सर्वे किया जाए, मैं चाहूँगा किया जाए, कि जब महिला लीव ले रही होती है, मैटरनिटी लीव, तब उससे उसका इरादा पूछा जाए कि आप ये लीव ले रहे हो, आप लौटोगे या नहीं लौटोगे। तो उसमें से 90-95% यही बोलेंगी कि हाँ लौटेंगे, 10 महीने बाद लौटेंगे या 1.5 साल बाद लौटेंगे या 2 साल बाद लौटेंगे, लेकिन लौटेंगे ज़रूर। लेकिन नहीं लौट के आती, आदत लग जाती है, और उनको चेताने वाला भी कोई नहीं होता। महिला के इतना बोलने की देर है कि घर का काम ज़रूरी है और छोटू की देखभाल सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है। पुरुष तुरंत कहेगा हाँ तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। कई बार तो महिला लौट के बाहर जाना भी चाहेगी, तो पुरुष कहेगा कि मैं भी बाहर काम कर रहा हूँ, तुम भी बाहर काम कर रही हो, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा और सासू माँ की सेवा कौन करेगा। तो वो फिर अपना आराम से घर में बैठ जाती है और घर की रानी कहलाती है और उसी में झूठे गौरव का अनुभव करती है। इसी सवाल से एक सवाल उठा ये है कि मैं वो करूँगा, कहीं पे वो एक आया था, वो बहुत उन्होंने बड़े फ़क्र के साथ सुनाया। बोले कि नौकरी तो नौकरानियाँ करती हैं, और घर में रहकर राज रानियाँ करती हैं। भाई कहती है नौकरी का तो अर्थ ही है कि वो नौकरानी हो गई ना, कि नौकरी तो नौकरानियाँ करती हैं,
और घर में रह के राज रानियां करती हैं। तो उसको तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं कि अगर तुम घर में रह रही हो और ये हो तो तुम रानी कहलाओगी, और अगर तुम बाहर हो तो तुम नौकरानी हो। और वो इन झांसों में फंस भी जाती है। सर इससे मुझे एक बात याद आई। एक्चुअली जो हमारे अर्ली 2000s जब मैं बड़ी हो रही थी, जो हमारे टीवी शोज़ आते थे, 3-4 मेन चैनल होते थे, एक सोनी, एक जी टीवी, और उस समय नया नया ट्रेंड भी आया था इंडिया में कि सबने दूरदर्शन के अलावा केबल रखना घर में शुरू किया था। और अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं। उस समय आपके इस तरह के शोज़ आ रहे हैं जिसमें एक आइडियल वुमन की एक कैरेक्टर, एक किरदार खींचा जा रहा है, जिसमें वो घर में रहती है, वो एक तरह के कपड़े पहनती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, और एक आइडियल विलन का भी किरदार खींचा जा रहा था जिसमें वो विलन एक्चुअली थोड़े अलग तरह के कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, और वो प्रोवोकेटिव मेकअप भी थोड़ा जैसे, और बाहर काम करती है। बाहर वो किसी ना वो उस अमूमन तौर पे उसके पति के ऑफिस में होती है। तो वो मुझे हाँ, तो वो वही सब है। और इन सब चीज़ों को हम कह देते हैं भारतीय संस्कृति है। अरे संस्कृति क्या होती है? जिस चीज़ को आप स्वीकार करके व्यवहार में ले आ दो वही संस्कृति कहलाती है। यही संस्कृति की परिभाषा है। जैसी आपकी मान्यताएं हैं, जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका खाना पीना है, जैसे आपके कपड़े हैं, जैसी आपकी आस्थाएं हैं, और जैसी आपकी भाषा है, यही सब कुल मिला करके आपकी संस्कृति कहलाते हैं। तो संस्कृति तो अपने हाथ की चीज़ होती है, सत्य अपने हाथ की चीज़ नहीं होता। सत्य हमसे बड़ा होता है, पर संस्कृति का निर्माण तो हमें करना होता है ना। और हमें दिखाई दे कि हमारी संस्कृति में अगर मामला ठीक नहीं है तो उसको बदलना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि संस्कृतियों का तो काम है लगातार बदलते रहना, और हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी संस्कृति को बदल बदल के उसे और बेहतर बनाएं। लेकिन उसकी जगह हम ये कह देते हैं कि यही तो हमारी 50 साल पुरानी संस्कृति है, तो आज की भी है। तो वो भारत में बड़ी गड़बड़ हो गई है कि हमने सत्य की जगह संस्कृति को पूजना शुरू कर दिया है। आचार्य जी, मैं एक अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। सहन शक्ति को नारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, और ये भी पता है कि नारी, औरत जब सहन कर रही होती है वो बहुत गहरे दुख से उस समय गुजर भी रही होती है, पर कहीं ना कहीं उसमें उसको गर्व भी महसूस होता है सहने में। देखिए, सहना है तो वास्तव में बहुत ऊंची और अच्छी बात। तो वेदांत में तितिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। तितिक्षा का मतलब ही यही है कि सुख दुख में भी एक सा रहना, और गर्मी सर्दी को भी एक समान झेल जाना। लेकिन जहाँ तितिक्षा की बात करी गई है, सहने की, सहन शक्ति की बात करी गई है, वहाँ लक्ष्य भी साथ में बताया गया है, और लक्ष्य होता है मुक्ति। तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है ना कि किस लक्ष्य के लिए सह रहे हो, किस कारण से सह रहे हो। अगर मैं इसलिए सह रहा हूँ कि सहूँगा तो आज़ाद हो जाऊँगा, मैं अपनी मुक्ति की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और उस लड़ाई में मुझे कष्ट आ रहे हैं, चोट लग रही हैं, और उनको सहना ज़रूरी है, क्योंकि सहूँगा तभी आज़ाद हो पाऊँगा, तो मुझे ज़रूर सहना चाहिए। और एक होता है सहना कि मैं डर के मारे अत्याचार सह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं जो सह रहा हूँ उसको सह करके मुझे मिल क्या जाएगा, बस मुझे प्रताड़ित कर करके दिमाग से सुन्न कर दिया गया है, तो सहने की मेरी आदत पड़ गई है। तो मैं बेहोशी में सहे जा रहा हूँ, मैं सदमे में और डर में सहे जा रहा हूँ, मैं मजबूरी में सहे जा रहा हूँ। ऐसे सहने से कोई लाभ नहीं होता। 99% महिलाएं जो ये सहन शक्ति का प्रदर्शन कर रही होती हैं, इससे उनको कोई लाभ नहीं होने का। और जो कोई उनको ये बता रहा है कि सहन शक्ति तो बहुत महान बात है, वो उनका हितैषी नहीं है। सहना अच्छी बात तब है जब मुक्ति की खातिर सहो। सहना अच्छी बात तब है जब किसी ऊंचे उद्देश्य की खातिर सहो। आपको अगर अपने जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो आप अपने आप से पूछेंगी ना कि ये सहकर मुझे मिल क्या रहा है, उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मिल क्या गया ये सह के।
तो सहन शक्ति को लेकर के थोड़ा सा विवेक दिखाना पड़ेगा। आचार्य जी, एक औरत के जीवन में एक बहुत अहम मुद्दा रहता है बच्चे। अब बच्चे पैदा करना वास्तव में किसका निर्णय होना चाहिए? मतलब ये प्रश्न भी क्यों है? अगर स्त्री के शरीर से संतान उत्पन्न होती है तो स्त्री ही देखेगी भाई मैं क्या खाऊंगा, ये किसका निर्णय होना चाहिए? मेरा ही तो निर्णय होगा ना, मेरे शरीर की बात है। तो संतान में पैदा करूंगी या नहीं पैदा करूंगी, स्त्री होने के नाते मेरा ही तो निर्णय होगा। अगर कोई इसके अलावा कुछ और बोल रहा है तो मुझे बड़ी उत्सुकता रहेगी उससे बात करने में कि भाई तेरा तर्क क्या है? शरीर मेरा, गर्भ मेरा, 9 महीने की जिम्मेदारी मेरी, उसके बाद उसको पालने की भी जिम्मेदारी मेरी, उसको जो शारीरिक सुरक्षा देनी पड़ती है बच्चे को और पोषण देना पड़ता है शारीरिक, वो सब भी मैं ही करने वाली हूँ। तो मैं पैदा करूँगी या नहीं पैदा करूँगी इसका फैसला और कौन करेगा? तो ये तो बहुत सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से प्रश्न ये होना चाहिए कि कितना महत्व है पैदा करने का ही। तो जिस हिसाब से कोई महिला अपने देह को महत्व देगी उसी हिसाब से वो प्रजनन को महत्व देगी। अगर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैं एक इंटेलिजेंस हूँ, एक बोधयुक्त चेतना हूँ, मैं मुक्ति को प्रेम करने वाली चेतना हूँ मैं, तो फिर जो मेरे शारीरिक और प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं मेरा उनकी ओर रुझान ज़रा कम ही रहेगा ना। और जो लोग बोलते हैं ये तो प्राकृतिक बात है, आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तो साहब ऐसा है, सारी प्राकृतिक बातों को आप जंगल में पहले ही पीछे छोड़ आए हो, तो इस अकेली प्राकृतिक चीज़ को चिपके चिपके क्यों घूम रहे हो? प्राकृतिक चीज़ तो ये भी होती है कि पेड़ के ऊपर सो, गुफा के अंदर सो। प्राकृतिक चीज़ तो ये भी होती है कि बाल मत कटाओ। प्राकृतिक चीज़ तो ये भी है कि दांत मत मांजो। जंगल में इंसान रहता था, जब जंगल से ही आया है तो ये सब प्राकृतिक चीज़ें करता था। लेकिन आज जब उसे कोई ढंग की चीज़ करने की सलाह दी जाती है तो कहता है मैं सारे काम करूंगा जो प्राकृतिक है। अगर सारे काम आप वही करोगे जो प्राकृतिक हैं तो जाओ पेड़ पे सो। और जंगल में जिस तरीके से रहते थे, जंगल में तो भाषा भी नहीं होती थी, भाषा भी अप्राकृतिक है। जिसको आप सभ्यता और संस्कृति कहते हो वो वास्तव में प्रकृति से आगे निकलने का ही तो प्रयास है। अगर आप प्रकृति में ही जीना चाहते हो तो आप जानवर हो, जानवर पूरा प्रकृति में ही जीता है। बुद्धि, युक्ति, मुक्ति और संस्कृति, इन सब का यही अर्थ होता है कि पीछे छूटे अब प्रकृति। तो ये सब काम जंगल में होते हैं कि मादा को तो वहां पता भी नहीं चलता कि वो अब गर्भ से हो गई है। वो तो वहाँ जानवर होते हैं, वो अपना स्वेच्छा से यौनाचार कर रहे होते हैं। और जैसे शरीर में बाकी चीज़ें चलती हैं, जैसे शरीर से बाल झड़ते हैं, जैसे शरीर से खाना पीना होता है और मलमूत्र होता है, उसी तरीके से जंगल में संतान पैदा हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंसानों का मानना है कि संतान ऐसे ही पैदा होनी चाहिए, कि प्राकृतिक काम है बस होता चले। और उनको बोलो कि भाई थोड़ा उसमें विचार करो, विवेक करो, थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ, थोड़ा अपने निर्णय लगाओ कि संतान होनी चाहिए कि नहीं। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो ऊपर वाले की बरकत है, संतान हो रही है तो होनी ही चाहिए। भाई वो सारा जो काम है कि हो रहा है तो होने दो, ये जंगल का काम है। तुम जंगली हो क्या कि जंगल में जैसे होता है वैसे ही यहाँ भी होता रहे? तो स्त्री अगर कह रही है कि मैं तो बॉडी हूँ, मैं एक फीमेल बॉडी हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि फिर वो बच्चे ही पैदा करती फिरे, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ और है तो वो कहेगी कि जो ज़िंदगी का परम लक्ष्य होता है, जिसके लिए हर इंसान पैदा होता है, मैं भी उस लक्ष्य के लिए पैदा हुई हूँ ना, उसमें संतानोत्पत्ति का फिर जो महत्व है वो कम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो औरतें बहुत अच्छा कर रही हैं करियर में, फिर भी समाज की नज़रों में और खुद की भी नज़र में वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानती हैं, जबकि
देखिए, पहली सक्सेस तो यही है कि खुद को खुद की नज़र से देखना शुरू करो। खुद को समाज की नज़र से देखोगे तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बाहरी सक्सेस मिले उससे पहले एक भीतरी सक्सेस पाना ज़रूरी है। और भीतरी सक्सेस है कि खुद को दुनिया की नज़र से नहीं देखूंगी। हर वो लड़की जो एक सही, सफल, सार्थक और आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपना मूल्यांकन दुनिया की नज़रों से मत करना। तुम्हारे पास अपनी आंखें हैं ना, तो दूसरों की आंखों से अपने आप को क्यों देखती हो? ठीक है, दूसरे कुछ कह रहे होंगे तो कह रहे होंगे, क्या तुम्हारे पास अपनी आंख, अपना निर्णय, अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं है? तुम्हें अपने आप को परखना है तो स्वयं परखो और दूसरों से बोलो आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। अपनी आंख सजग रखो, मैं कैसी हूँ। नहीं तो फिर अगर कोई ऊंची चीज़ आपको मिल भी जाएगी तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपसे कहेगी कि आपकी वो चीज़ किसी काम की नहीं है। एक पुरानी कथा चलती है कि एक पंडित था, वो अपना बछड़ा लेके चला जा रहा था, तो कुछ ठगों की निगाह पड़ी। उन्होंने कहा इसका बछड़ा जो है अब जरा हड़प किया जाए। तो पहला आता है उसके पास, जंगल से गुजर रहा था, तो पहला ठग आता है उसके पास, बोलता है राम राम पंडित जी, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी बोलते हैं अरे क्या पागल, भाग यहाँ से। बछड़े को कुत्ता बोलता है, आगे बढ़ गए। दूसरा आता, बोलता है अरे वाह पंडित जी, बड़ा रोबीला कुत्ता है। पंडित जी बोलते हैं तो क्या पगला गए हो सबके सब, हटो। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा आता है। अब तीसरे को देख के ही पंडित जी थोड़ा सा ठनक गए कि कुछ गड़बड़ है, कि कहीं कुत्ता ना बोल दे, और बोल ही देता है कुत्ता। बोलते पंडित जी अब कुत्ता घुमाने का काम करते हो क्या? तो पंडित जी ने उसको कुछ बोला नहीं, बस ऐसे अपना कनखियों से देख के जल्दी से आगे बढ़े। फिर चौथा आया, तो पंडित जी कुत्ता बेचने जा रहे हो? तो पंडित जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बस घुमा रहे हैं। पांचवा आया, उसने भी बोला। छठा आया और पंडित जी खुद ही बोले अरे कुत्ते को लेके मेरे कोई सवाल मत पूछना, और पंडित जी ने उसको बछड़े को छोड़ दिया। बछड़ा है कि कुत्ता, अपनी नज़रों से देखो। दुनिया आपको वही बताएगी जिसमें दुनिया का स्वार्थ है, और दुनिया ने आपको जो बताया आपने अगर मान लिया तो दुनिया का स्वार्थ पूरा होगा और आपका नुकसान होगा। अपनी आंख विकसित करो। कृष्ण कहते हैं निर्मल इंद्रिय, अपनी आंखों को निर्मल करो। निर्मल माने साफ। अपनी आंख साफ करो ताकि तुम अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को और अपने उद्देश्य को खुद निर्धारित कर पाओ। वरना समाज आपको अगर बछड़ा मिल भी गया होगा तो आपसे छुड़वा देगा। बछड़ा माने कोई ऐसी चीज़ जो महत्व की है। आपको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल भी गई संयोग से तो समाज आपसे छुड़वा देगा, अगर आपके पास अपनी नज़र नहीं है तो। तो आचार्य जी, हमारा फिर एक आखिरी सवाल है। आज की स्थिति में एक औरत के लिए आइडियल रोल मॉडल क्या होना चाहिए? जो उसको देह की तरह न देखे, जिसने अपनी ज़िंदगी में ऊंचे काम को महत्व दिया हो, आज़ादी को महत्व दिया हो, निर्माण को महत्व दिया हो, सृजन को महत्व दिया हो, जो देह के ही चक्करों में न फंसा रह गया हो, वो व्यक्ति आपके लिए थोड़ा सा आदर्श या उदाहरण बनने योग्य है। लेकिन जिसने अपने आप को ही बस एक बॉडी की तरह देखा है, जो बॉडी के ही सारे काम करता रह गया है ज़िंदगी भर, वो आपको भी बॉडी माने शरीर की तरह ही देखेगा। उसको आप अपना आदर्श मत बनाइएगा। तो महिला हो कि पुरुष हो, अपना आदर्श वो चुनिए जो जीवन में ऊंचाइयों के लिए लड़े, जो आकाश की तरफ बढ़े। ऐसों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी लिंग के हों, क्योंकि उनका जो लिंग है वो महत्व का है ही नहीं। पर इसमें क्या कोई कारण रहता है कि कोई एक फंडामेंटल डिफरेंस है महिला या पुरुष में, जिसके कारण जिस पैमाने पर पुरुष बेहतर कर पाएँ जीवन में, उस पैमाने पर महिला शायद ना कर पाए?
या महिला अभिव्यक्तियाँ अलग अलग रहेंगी। देखिए, महिला और पुरुष दोनों, इसको ज्ञानियों ने, दार्शनिकों ने ऐसे कहा है कि फंसे हुए हैं बस अपनी अपनी चेतना में। पिछली शताब्दी की फ्रेंच दार्शनिक रही हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट, साइमन डी ब्यूवू, उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है द सेकंड सेक्स। तो वो यही कहती, उन्होंने बोला कि मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी, मुझे ऐसा बना दिया गया। मैं औरत पैदा नहीं हुई थी, मुझे औरत बना दिया गया है। फिर उसी में वो आगे चल के बोलती हैं कि जैसे कि स्त्री के शरीर का पिंजड़ा है जिसमें चेतना कैद है। अब किसी का पिंजड़ा स्त्री के रूप का है और किसी का पिंजड़ा पुरुष के रूप का है तो ये पिंजड़ा ही। और भीतर चिड़िया है एक जो फड़फड़ा रही है आज़ादी के लिए, तो पिंजड़े का फ़र्क है, बस पिंजड़े का फ़र्क है। और पिंजड़े का महत्व तो है भी तो बस यही कि उसको तोड़ना है। पिंजड़े का महत्व तो ये नहीं है कि उसमें रहना है। तो उसको तोड़ने के लिए आचार्य जी, क्या एक औरत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक पुरुष के मुकाबले? क्या उसको पुरुष जैसा ही बन जाना होगा? नहीं नहीं, पुरुष जैसा क्या, पुरुषों ने क्या ऐसा अभी उखाड़ लिया है कि पुरुषों जैसा आपको बनना है? पुरुष खुद अपने पुरुष होने को लेकर परेशान है, उनको खुद अपनी ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही है। महिलाएं तो फिर भी, हमने बातचीत के शुरू में ही कहा था कि महिलाएं पुरुष को देख लें तो वो बावली नहीं हो जाती, वो फिर भी थोड़ा अपना संयम रख लेती हैं। लेकिन पुरुषों को तो समझ में ही नहीं आता है, एक महिला दिख गई है उसका सारा दिमाग ही उलट पुलट हो जाता है। तो पुरुष तो खुद अपने दिमाग से और अपनी हस्ती से परेशान है। महिला को पुरुष बन के क्या मिलेगा? तो महिला अपने सशक्तिकरण या अपनी आज़ादी का या अपनी उन्नति का अर्थ ये ना समझे कि उसको पुरुष जैसा बन जाना है, क्योंकि पुरुष जैसा बनने में कोई उन्नति नहीं है। पुरुष कोई उन्नत चीज़ है ही नहीं, पुरुष बहुत बेकार चीज़ है, या अगर ठीक भी चीज़ है तो उतना ही ठीक है जितना स्त्री पहले से ठीक है। ठीक है, तो पुरुष नहीं बनना है, ना पुरुषों की नकल करनी है कि उन्हीं के जैसा बोल व्यवहार ले आ दिया, उन्हीं के जैसी बातचीत, उन्हीं के जैसा कपड़ा या उन्हीं जैसा जो भी है रहन सहन खान पान चाल ढाल पुरुष जैसी कर ली, ये नहीं है। और बहुत सारा फेमिनिज्म ऐसे ही चलता है, वो कहते हैं हमें पुरुष जैसा बन जाना है, वो इक्वालिटी की बात करते हैं ना, उनके लिए समानता बड़ी बात है। उनके लिए फेमिनिज्म क्या है? देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तो माने वो जैसा है हम भी इक्वली वैसे ही हो जाएंगे, वो बेकार की बात है। सशक्तिकरण का मतलब होता है मैं देह नहीं, मैं चेतना हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, ये एम्पावरमेंट होता है, ये है एम्पावरमेंट। और अगर मैं कॉन्शियसनेस हूँ तो मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मिक बल चाहिए। जहाँ नहीं झुकना है वहाँ न झुकने का मुझे साहस चाहिए, जहाँ झुक ही जाना चाहिए वहाँ झुकने का मुझ में समर्पण होना चाहिए। ये है सशक्तिकरण। चलिए, आशा करता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों के काम आएगी ये बातचीत। थैंक यू सो मच।